एक सुबह अब अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पर जाते हैं, टैंक फुल करवाते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी माइलेज पहले जैसे नहीं दे रही। इंजन की आवाज़ थोड़ी अलग आ रही है। और जब आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो एक नाम बार बार आता है सामने, जो है E20 फ्यूल। कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के एनर्जी फ्यूचर का एक सोल्यूशन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आम आदमी के लिए एक महंगा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन सच क्या है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल फ्यूल ट्रांजिशन प्रोग्राम में से एक के बारे में। एक ऐसा फ्यूल जिसे लेकर फार्मर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और आम कंज्यूमर सबके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं। ये कहानी है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की। सबसे पहले समझते हैं कि ये E20 फ्यूल होता क्या है। नॉर्मली जो पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डलवाते थे उसमें 100% पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल होता था। लेकिन E20 का मतलब है कि उस फ्यूल में 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है, दोनों का मिक्सचर है। अब सवाल उठता है कि ये इथेनॉल आता कहाँ से है? इथेनॉल एक बायो फ्यूल है जो एग्रीकल्चरल क्रॉप से बनाया जाता है। भारत में मेनली शुगर केन, मेज और कुछ हद तक डैमेज फूड ग्रेन से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि पहली बार हमारी गाड़ियों का फ्यूल सीधा कनेक्ट हो रहा है खेत से, फार्म से। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर पेट्रोल का सिस्टम इतने सालों से चल रहा था तो अचानक इथेनॉल ब्लेंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका पहला रीज़न है भारत की ऑयल डिपेंडेंसी। भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। हम अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट्स का बहुत बड़ा हिस्सा फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और हमारे जेब पर पड़ता है। दूसरा रीज़न है एनवायरमेंट। ट्रेडिशनल पेट्रोल फ्यूल्स ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं। इथेनॉल को कंपैरेटिवली क्लीनर फ्यूल माना जाता है। कई स्टडीज सजेस्ट करती है कि शुगर केन बेस्ड इथेनॉल लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस एमिशंस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। तीसरा और शायद सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ती है तो शुगर मिल्स और एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी एक एडिशनल मार्केट मिलता है। इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ने की पॉसिबिलिटीज भी क्रिएट होती है। सुनने में ये एक परफेक्ट सोल्यूशन लगता है, एक ऐसा फ्यूल जो एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट करे, इंपोर्ट्स को भी कम करे और फार्मर्स को भी सपोर्ट करे। लेकिन किसी भी पॉलिसी की असली कहानी तब शुरू होती है जब वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट होती है। और यहीं से शुरू होती है E20 फ्यूल्स का सबसे बड़ा डिबेट। भारत ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की जर्नी 2000 या 2001 के आसपास शुरू की थी। उस वक्त टारगेट काफ़ी छोटा था। धीरे धीरे उसको E5 और E10 ब्लेंडिंग लेवल्स तक पहुंचने में अब इंडिया को कई साल लग गए। फिर आया वो मोमेंट जिसने सब कुछ बदल दिया। गवर्नमेंट ने E20 ब्लेंडिंग का टारगेट पहले से 2030 के लिए रखा था, लेकिन बाद में इसे एडवांस करके 2025-2026 तक अचीव करने का टारगेट सेट किया गया। यहाँ से डिबेट का सेंटर ये नहीं रहा कि इथेनॉल अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये बन गया कि क्या भारत का इकोसिस्टम इतनी तेजी से ट्रांजिशन के लिए तैयार था। और इसका जवाब समझने के लिए हमें जानना होगा कि दुनिया के उस देश के बारे में जो इथेनॉल इकोनॉमी का किंग माना जाता है, जो है ब्राज़ील। अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग की दुनिया में किसी एक कंट्री को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है तो वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अपना इथेनॉल प्रोग्राम कल या पिछले कुछ सालों में नहीं शुरू किया था। उन्होंने 1975 में प्रो अल्कोहल प्रोग्राम लॉन्च किया था, यानी लगभग 50 साल पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्राज़ील ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया, फिर कंज्यूमर को एजुकेट किया, फिर ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया और उसके बाद लार्ज स्केल ट्रांजिशन कर दिया। आज ब्राज़ील में आपको पेट्रोल पंप पर चॉइस मिलती है। आप रेगुलर पेट्रोल खरीद सकते हैं, आप इथेनॉल रिच फ्यूल खरीद सकते हैं, आप फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स खरीद सकते हैं जो मल्टीपल फ्यूल कॉम्बिनेशंस पर चल सकती है। अब ज़रा भारत की सिचुएशन देखिए। भारत में E20 रोल आउट का पेस काफ़ी एग्रेसिव रहा है, लेकिन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी भी लिमिटेड नंबर्स में ही अवेलेबल है। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है मोनोफ्यूल और फ्लेक्स फ्यूल। मोनोफ्यूल व्हीकल्स वो गाड़ियाँ हैं जो एक स्पेसिफिक फ्यूल कॉम्पोजिशन के लिए डिज़ाइन की जाती है।
अगर उनमें प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा इथेनॉल डाला जाए तो इंजन कंपोनेंट्स पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। दूसरी तरफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड होती है। इनमें कोरोजन रेजिस्टेंट कंपोनेंट्स, मॉडिफाइड फ्यूल इंजेक्टर्स और सेंसर्स लगाए जाते हैं जो E20 से लेकर E85 और कुछ केसेस में E100 तक हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत की पुरानी गाड़ियाँ जो E20 के लिए बनी थी या नहीं। इसका जवाब सिंपल नहीं है। मतलब कई मॉडर्न व्हीकल्स जो मैन्युफैक्चरर्स ने E20 कंपैटिबल डिक्लेयर किया है, लेकिन पुरानी जनरेशन की जो व्हीकल्स है जो E5 या E10 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनी हुई थी, उनमें लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी को लेकर कंसर्न्स रेज किए गए हैं। इथेनॉल की एक खासियत है कि वो हाइग्रोस्कोपिक है, यानी वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी भी व्हीकल का डिज़ाइन इथेनॉल ब्लेंड्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से फ्यूल लाइंस, रबर सील्स और कुछ मेटालिक कंपोनेंट्स उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से कई कंज्यूमर्स ने सोशल मीडिया और फोरम्स पर कंप्लेंट्स रेज की है और उन्हें माइलेज और मेंटेनेंस पैटर्न्स पर कुछ चेंजेस फील हुए हैं। हम ये देखते हैं कि माइलेज सच में कम होता है या नहीं। अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। इसका मतलब ये है कि थियोरेटिकली सेम क्वांटिटी फ्यूल से पेट्रोल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल होता है। कुछ ऑफिशियल असेसमेंट्स भी इंडिकेट करते हैं कि E20 जो फ्यूल है वो माइलेज रिडक्शन उसमें ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन एग्जैक्ट इम्पैक्ट जो है वो व्हीकल डिज़ाइन, इंजन कैलिब्रेशन और ड्राइविंग कंडीशंस पर भी डिपेंड होता है। और यही वो पॉइंट है जहां E20 का डिस्कशन साइंटिफिक डिबेट से निकलकर आम आदमी की पॉकेट तक पहुंच जाता है। अब एक प्रैक्टिकल सिनेरियो इमेजिन कीजिए। अगर किसी फ्यूल की पर लीटर एनर्जी कम है लेकिन उसकी मार्केट प्राइस में उतना डिफरेंस नहीं है, तो नेचुरली कंज्यूमर कॉस्ट एनालिसिस शुरू करेगा। यही वजह है कि E20 फ्यूल को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्कशन माइलेज और रनिंग कॉस्ट पर होता है। कुछ व्हीकल ओनर्स का कहना है कि उन्होंने माइलेज रिडक्शन ऑब्जर्व किया है, कुछ लोगों ने कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस रिपोर्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि E20 का इम्पैक्ट यूनिवर्सल नहीं है। व्हीकल टाइप, इंजन ट्यूनिंग, मेंटेनेंस कंडीशन और ड्राइविंग हैबिट्स सब फैक्टर्स अपने अपने रोल प्ले करते हैं। लेकिन माइलेज ही इकलौता कंसर्न नहीं है। एक और बड़ा कंसर्न है जो फ्यूल चॉइस का है। ब्राज़ील जैसी कंट्रीज में कंज्यूमर्स को फ्यूल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। भारत के कई एरियाज में कंज्यूमर्स को लिमिटेड चॉइसेस मिलती है, जिस वजह से पब्लिक डिबेट और इंटेंस हो गया है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी ट्रांजिशन के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरर्स को नई इंजन्स डेवलप करने, टेस्टिंग एजेंसीज को स्टैंडर्ड्स अपडेट करने, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है और कंज्यूमर्स को नए फ्यूल इकोसिस्टम को समझना है। ये ट्रांजिशन सिर्फ पेट्रोल बदलने का नहीं है, ये कंप्लीट एक इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इतनी चैलेंजेस है तो दुनिया भर के कंट्रीज बायोफ्यूल्स में ही इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। इसका जवाब है एनर्जी सिक्योरिटी। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आए, तब दुनिया भर के कंट्रीज को रियलाइज़ हुआ कि इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर एक एक्सेसिव डिपेंडेंसी कितनी रिस्की हो सकती है। इसी वजह से ब्राज़ील इथेनॉल पर फोकस करता है, अमेरिका कॉर्न इथेनॉल पर फोकस करता है, यूरोप बायोफ्यूल्स और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी दोनों पर साइमल्टेनियसली काम करता है, और भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग को अपनी एनर्जी स्ट्रेटेजी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर मानता है। यानी डिबेट सिर्फ E20 की नहीं है, डिबेट एक्चुअली ये है कि फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी मिक्स कैसे होगा। क्या फ्यूचर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, या फिर इथेनॉल का होगा, या फिर बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन और EVs सब मिलकर एक मिक्स्ड इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, क्या E20 फ्यूल भारत के लिए सही डिसीजन है या नहीं। इस सवाल का आंसर हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव साइड्स देखें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग से ऑयल इंपोर्ट्स रिड्यूस हो सकता है, कार्बन एमिशंस कम करने में मदद मिल सकती है, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी जो है वो एडिशनल उसको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर हम कंसर्न्स को देखें तो व्हीकल कंपैटिबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और कंज्यूमर चॉइस,
जैसे इश्यूज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का एक बड़ा सेक्शन मानता है कि सक्सेसफुल फ्यूल ट्रांजिशंस के लिए सिर्फ पॉलिसी अनाउंसमेंट काफ़ी नहीं होती, उसके लिए इकोसिस्टम रेडीनेस इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। एंड ब्राज़ील ने लगभग 50 साल लिए, भारत ने एक एग्रेसिव टारगेट्स चूज़ किए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले 10 सालों में भारत का इथेनॉल एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशंस में शामिल होता है या फिर इसे और रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। एक बात तो है कि आज जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं, तो आप पेट्रोल नहीं खरीद रहे होते, आप ऐसे ट्रांजिशन का हिस्सा बन रहे होते हैं जो भारत की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और एनर्जी फ्यूचर को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। और शायद इसीलिए E20 फ्यूल सिर्फ एक फ्यूल नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर का एक एक्सपेरिमेंट है। अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत इथेनॉल ट्रांजिशन के लिए पूरी तरह से तैयार है, या फिर हमें ब्राज़ील की तरह धीरे धीरे और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।